हेलो बच्चा लोग, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वन शॉर्ट वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। पिछला चैप्टर जो था आपका सॉल्यूशन था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बनेगा, है ना। आज हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। उसमें कुछ लोग बच्चे कमेंट किए थे, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले कुछ लोग बोले थे कि सर मोबाइल ऑफ किया कीजिए, तो मोबाइल ऑफ रहता है बाबू, वो थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ हो गया था, है ना। बीच में नोटिफिकेशन आएगा तो ब्लॉक नहीं कर देंगे जी। उसके बाद कुछ लोग बोले थे कि साइड हट जाइएगा, तो आज बिल्कुल वो उसके लिए मैं गलती मानता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी में पिछला वीडियो बना गया, लेकिन इस बार जो है आपको एक अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग हाई वेटेज वाला। और बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सबसे पहले हाई वेटेज वाला कराइए, जिसका वेटेज ज़्यादा है। तो केमिकल बॉन्डिंग से 10 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही आपको पढ़ना है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग समुंदर है बाबू, लेकिन जो आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ उसी को ध्यान में रखना है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले फाजान्स रूल से। ये फाजान्स रूल है ना। फाजान्स रूल क्या कहता है जी? फाजान्स रूल कहता है कि स्मॉल कटायन होना चाहिए। कटायन सबसे पहले किसको बोलते हैं? जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे? कटायन। जिस भी एटम्स के ऊपर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कटायन हो जाएगा, है ना। हिंदी वाले भी अपना देखते रहिएगा। उसको छोटा धनायन होना चाहिए। बड़ा एनायन अगर है, बिगर एनायन, एनायन किसको बोलते हैं जी? जिस पर निगेटिव चार्ज हो, जैसे O-2 हो गया, इस तरीके का अगर रहता है तो उसको एनायन बोलते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। और तीसरा होना चाहिए हाई चार्ज ऑन एनायन एंड कटायन। अगर इस कटायन और एनायन पर हाई चार्ज है तो वो क्या करता है? एक अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फजान साहब ने जो नियम दिया था, उन्होंने बताया था कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। जिसका हाई कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। अब इसको समझते हैं कि इसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आज आपको क्वेश्चन भी हम कराकर सारा का एक एक कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो देखो कैसे हम लोग चेक करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है ना। तो देखो, जैसे मान लो तुमसे बोलेगा LiCl और LiF, इन दोनों में आपको पूछेगा कि किसका अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर है। तो मैंने क्या बताया था? नियम क्या है? जितना छोटा कटायन होना चाहिए और जितना बड़ा एनायन होगा उतना अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो दोनों में चेक करेंगे तो जो भी सेम है, अब जैसे देखो लिथियम जो है वो दोनों में सेम है, तो लिथियम वाले को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो अलग है उसको चेक करेंगे कि वो बड़ा है कि छोटा है। अब हमें क्लोरीन और फ्लोरीन में देखना है। क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन बड़ा कौन छोटा जी? तो फ्लोरीन वाला छोटा होता है और क्लोरीन बड़ा होता है। तो हमें क्या चाहिए? छोटा कटायन और बड़ा एनायन चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तोड़कर मैं आपको बताता हूँ। लिथियम प्लस और Cl-, इसमें ये कटायन है और ये आपको एनायन है। इसी प्रकार से इसको ब्रेक कर दिए, लिथियम प्लस और फ्लोरीन आयन। तो इसको हमें देखना नहीं है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इन दोनों में देखिएगा तो बड़ा एनायन कौन है? क्लोरीन है। चूंकि हम लोग जब चलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनिक साइज इंक्रीज करता है। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका है जी? LiCl का। पता चला कैसे हुआ? कटायन छोटा है और एनायन बड़ा है। जैसे और एग्जांपल देखो, ये तो पहला हुआ। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। इसमें आपको बोलेगा कि ऑर्डर बताइए कोवलेंट कैरेक्टर का। ये किसका ऑर्डर है जी? ये ऑर्डर होता है कोवलेंट कैरेक्टर का। आयोनिक कैरेक्टर का पूछेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर। अब इसमें बोलेगा तो देखो सब में Cl तो सेम है, जो सेम है उसको नहीं देखना है, जो अलग है उसको देखना है। अब सब में देखो Cl जो है सब में आ रहा है, हमें क्या देखना है? अब
एनायन पता चला कि सेम है, तो हम लोग किसको देखेंगे? कटायन को। कटायन में जो छोटा होना चाहिए, नियम में था ना जी कि कहाँ चला गया? नियम में देखो लिखा हुआ है छोटा कटायन होना चाहिए और बड़ा एनायन होना चाहिए, तब जाके वो बेटर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो वहीं आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। अब हमें देखेंगे कि कौन छोटा कटायन है सबसे ज्यादा, वही जो है अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में सबसे छोटा कौन है जी? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो ये आपका ऑर्डर जो है कोवलेंट कैरेक्टर का है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आ रहे हैं, ये लिखा भले ही लेफ्ट टू राइट है, लेकिन आपको समझना है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं हम लोग तो क्या होता है? साइज इंक्रीज करेगा कटायन का और कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और देखो एग्जांपल, नहीं समझ में आया तो कैसे चेक करते हैं? तीसरा, ये अलग तरीके का है। तीसरा देखो, अगर मान लो मेरे पास NaF है और दूसरा जो है MgF2 है, इन दोनों में आपसे पूछेगा कि कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, तो कैसे बताएंगे? तीसरा नियम मैंने बताया था कि चार्ज हाई चार्ज होना चाहिए कटायन और एनायन पर, तो वो बेटर कोवलेंट कैरेक्टर बनाएगा। इसमें अगर देखोगे तो ये सोडियम पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, तो चार्ज जो है वो डोमिनेट्स करता है साइज पर। भले ही यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो छोटा है, लेकिन चार्ज को यहाँ पर देखेंगे, जहाँ भी चार्ज होगा चार्ज वाले को पहले देखेंगे। तो इसमें आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि चार्ज डोमिनेट्स करता है साइज पर, चार्ज डोमिनेट ओवर साइज। तो सबसे पहले कोवलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए आपको चार्ज देखना है, जिस पर जितना ज़्यादा चार्ज उतना अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर। उसके बाद साइज देखना है। इन सब में सब पे चार्ज जो है +2 ही है, इसीलिए इसमें हम लोग सिर्फ साइज देखेंगे। तो ये रहा आपका फजान्स रूल। इस तरीके से हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर पूछेगा तो चेक करके बता देंगे। ये जो आपको ऑर्डर मिला है ये किस चीज़ का है जी? कोवलेंट कैरेक्टर का। जस्ट इसका उल्टा, आयोनिक कैरेक्टर पूछेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं साइड हो जाऊंगा हर स्लाइड के बाद, आप लोग वीडियो को पॉज करके और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो दूसरा हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा जो पहला तो आपको क्वेश्चन यहाँ से दिख सकता है फजान्स रूल से, और दूसरा VBT से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि S और S ऑर्बिटल मिलके कौन सा बॉन्ड बनाता है जी? सिग्मा बॉन्ड। S ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। देखो ये एक S है, ये एक S है, दोनों आपस में मिलके क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि S और S ऑर्बिटल क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। S और P ऑर्बिटल भी मिलके क्या बनाता है जी? सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। P ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल शेप का। तो देखो ये S है और ये P ऑर्बिटल है, ये भी दोनों में आपस में मिलके क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया? उसके बाद देखो P और P ये कैसे होना चाहिए? हेड ऑन और इंड टू इंड। इसका मतलब क्या है जी? जैसे देखो P ऑर्बिटल ये हो गया, आप कैसे भी ले सकते हैं ना, ये हो गया PY है, इसका हेड ऑन कह रहा है, सॉरी इसको ये लेटरल हो जाएगा, हेड ऑन बोल रहा है। तो हेड ऑन के लिए क्या करेंगे? ये P है, ये P है, ये दोनों जब आपस में मिला तो कैसा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि हर जगह सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, सिर्फ एक ही केस में आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, और वो पाई बॉन्ड का केस है जब P और P लेटरल मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये PY है, ये PY है, इन दोनों का जब लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है तभी जो है पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये आपको इस फिगर ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर जगह S और S ऑर्बिटल मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड, S और P मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड। P और P कैसे होना चाहिए? हेड ऑन और एंड टू एंड, तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिर्फ एक ही केस में पाई बॉन्ड बनता है, और वो है P और P जब लेटरल ओवरलैपिंग होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से डायरेक्ट थ्योरेटिकल आपसे पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि S ऑर्बिटल, हमने देखा कि S ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया था,
इसमें देखे थे कि एस ऑर्बिटल जहां भी है, एस ऑर्बिटल जहां भी अवेलेबल है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। वहीं कह रहा है कि एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट दे देगा पाई बॉन्ड का ऑर्डर बताइए। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड तो सबसे ज्यादा होता है 2p पाई के पास, उसके बाद 2p पाई 3d पाई के पास, उसके बाद 2p पाई 3p पाई एंड देन 3p पाई। तो ये भी ऑर्डर आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में पूछ देगा कि कौन ज्यादा मजबूत होता है, कौन ज्यादा कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है सिग्मा बॉन्ड से, ऐसा मैंने क्वेश्चन भी कराया था। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि वीकर होता है, तो पाई बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। और उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है जी, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। और मैंने ये भी बताया था कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या मानेंगे, सिग्मा बॉन्ड। जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होता है तो अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, आपसे पूछेगा सिग्मा पाई जोड़ने के लिए, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होगा और फिर सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपसे डायरेक्ट ऑर्डर पूछा जा सकता है, डबल ट्रिपल और सिंगल देकर। क्यों ज्यादा ये मजबूत होता है जी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है जितना ज्यादा छोटा होगा उसको बॉन्ड को तोड़ने में उतना ज्यादा एनर्जी खर्च होगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये VBT में आपको इतना ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, मतलब थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीख गए तो हम लोग डाइपोल मोमेंट को उड़ाएंगे, VSEPR को उड़ाएंगे, है ना। सब चीज को जो है शेप वेव जो पूछता है वो सब आप बता सकते हैं। तो इसका नियम देखो क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। अब इसको हम लोग सीखते हैं। इसके लिए 3 चीज आपको चाहिए बाबू, इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज पता होना चाहिए। आप हाइब्रिडाइजेशन का एक एक क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। देखो सबसे पहले हमें जानना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम है उसको सबसे पहले पहचानना है। और सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, जो छोटा होगा। जैसे PCl5 में आपसे पूछेगा सेंट्रल एटम कौन है, तो P कितना है, 1 है, Cl5 कितना है, Cl कितना है, 5 है। तो जो भी छोटा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। ये आसान तरीका है पहचानने का, है ना। तो सबसे पहले आपको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका कितना होता है ये भी आपको मिलेगा आगे चार्ट में। दूसरा आपको पता होना चाहिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि जो भी साइड एटम्स है, जैसे ये Cl है, ये कितना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो हैलोजन आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और क्लोरीन जो है वो हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए साइड एटम का। इतना जब हम लोग पता कर लिए तो अब हमें चाहिए 2 चीज, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड हम लोग कैसे पता करेंगे, जो भी यहाँ पर लगा रहता है वो आपको सिग्मा बॉन्ड देगा, और उसके बाद चाहिए लोन पेयर। वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन कराएंगे। तो ये 3 तरीका है, इन तीनों तरीका को ध्यान रखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे यूज करेंगे। तो देखो सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ने पर अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, संकरण क्या हो जाएगा जी उसका sp, 3 आएगा तो sp2, 4 sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 और 7 के लिए हो जाएगा sp3d3। इतना पता चल गया। तो अब हम लोग देखो चलते हैं क्वेश्चन पर। इसके बाद आपको कुछ और चीज, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया था वो पता होना चाहिए। तो इतना जितना मैंने लिखवाया उतना का आपको पता होना चाहिए। जैसे लिथियम कहीं दिया रहेगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, बेरिलियम के लिए 2 हो जाएगा, बोरोन के लिए 3 हो जाएगा। कार्बन जहां रहेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अणु की संयोजक क्षमता कितना होगी, 4 होगी। नाइट्रोजन के 5 होगा, ऑक्सीजन का 6 होगा, फ्लोरीन का 7 होगा, और नियोन का कितना होगा जी, 8 होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है ना।
पिछला जो हम लोगों ने सेशन किया था थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का, वो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत हार्ड लेसन माना जाता है। आपने इससे पहले अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, आपने थ्योरी को रिवाइज नहीं किया होगा, इस वजह से। बाकी उसमें ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। तो उसका भी वन शॉट आपको मिलेगा, तो घबराना नहीं है ना। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको पेंडिंग में डालिए। मैंने तो इसलिए आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम कराया ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो सबको फ़ायदा हो सके, इसके लिए मैंने कराया। लेकिन रिव्यू बच्चे का आ रहा है कि सर समझ में नहीं आया आपने जो कराया। तो मैंने तो ठीक कराया, लेकिन आपने इक्विलिब्रियम और थर्मो का कंसेप्ट आपका क्लियर ही नहीं है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, उसका भी वन शॉट आपको मिलेगा यूट्यूब पर। और ये जो हम वन शॉट लाए हैं ये कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से तैयार किया है आपके लिए आसान करने के लिए। खुद से मैंने इन सारे पीपीटी को बनवाया है, ऐसे ऐसे बनाइए ताकि आपको आसान मिल सके। आप कहीं भी खोजिएगा ये सब नहीं मिलेगा, आसान आपके लिए करके ला रहा हूँ। और थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला चैप्टर है उसको भी हम वन शॉट लाएंगे, और उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला और जो कंसेप्ट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें देख लो बाबू, पहला पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितना मैं लिखवा रहा हूँ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स उतना का पता रहेगा, आप किसी का भी निकाल लीजिएगा। हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को। और जितने भी हैलोजन एटम्स है, हैलोजन ग्रुप के जो एटम्स हैं, जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब जो है ये सब भी 1 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन की तरह शेयर करते हैं। इतना अगर आपको पता चल गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो हमसे पूछेगा सबसे पहले PCl5 का ही बता दो, पूछेगा PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का। सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका पता होना चाहिए, जो छोटा है वो सेंट्रल एटम, PCl5 में P सेंट्रल एटम है, इसका पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या पता होना चाहिए सबसे पहले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी? नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो मेंबर से भी आप याद रख सकते हैं कि किस ग्रुप का मेंबर है। जैसे नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो फॉस्फोरस का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होता है, तो 5। उसके बाद माइनस करते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कितना क्लोरीन है? 5 है। 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को, तो 5 क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन को, तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 0, और ये आपको लोन पेयर बताएगा। 0 का मतलब कोई भी लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। PCl5 में कोई भी लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता? उसके बाद हम लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को उसके बाद जोड़ना होता है, तब जाके हमें मिलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे पता चलेगा? जो शेयरिंग एटम के साथ जो नंबर लगा हुआ है साइड एटम के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ यहाँ पर साइड एटम है, ये तो सेंट्रल एटम है, इसके साथ जो भी नंबर लगा हुआ है वो आपको क्या देगा? सिग्मा बॉन्ड देगा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर हम लोग यहाँ से निकाले, देखे कि 0 लोन पेयर आ रहा है, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि क्या होता है? sp3d होता है। समझ में आया? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जी? sp3d। तो इसी तरीके से हम लोग और का भी निकालेंगे। देखो जैसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। दूसरा आपसे बोलेगा कि CH4 का बताओ। CH4 का, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। 0, इसमें भी लोन पेयर क्या आ गया जी? 0 आ गया। सिग्मा और पाई को हम लोग जोड़ेंगे। सिग्मा कितना है? जो साइड एटम्स लगा होता है वो सिग्मा बताता है 4। ये पाई नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सिग्मा और लोन पेयर बोलते हैं ना। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को हम लोग जोड़ते हैं।
प्लस 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और देखो, और आपसे बोलेगा HCF2 का बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का। हम लोग किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जी? सेंट्रल एटम्स का। सेंट्रल एटम मैंने बताया कैसे पहचानेंगे, जो छोटा होगा। इसमें Hc का हम लोग निकाले, इसमें कार्बन का निकाले, इसमें फॉस्फोरस का निकाले। तो Hc जो है ये इनर्ट गैस का मेंबर है, और इनर्ट गैस के मेंबर जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, नियोन हो गया, उन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। और फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन ग्रुप का मेंबर है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। तो कितना फ्लोरीन है? 2 है। तो 8 - 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। इसका मतलब है अब 6 जो आया, अब यहाँ पर लोन पेयर आपको मिलेगा। जितना भी नंबर आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे जी? पेयर में कर देंगे। तो 6 का कितना जोड़ा बनेगा? 3 जोड़ा बनेगा। तो मतलब 3 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड को जोड़ते हैं। सिग्मा कितना है जी? बताओ इसमें सिग्मा कितना होगा? जो भी साइड एटम्स यहाँ पर लगा हुआ है इसके साथ जो नंबर वो सिग्मा बॉन्ड बताएगा। तो सिग्मा हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर पाई लिखा गया, पाई नहीं लिखना है जी, लोन पेयर को हमें जोड़ना है ना। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, लोन पेयर हमें पता चला कितना होता है? 3 है। तो 3 और 2 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे, कोई भी नंबर दे देगा। और प्रैक्टिस करा देते हैं हम, और प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए I3 माइनस का आपसे बोलेगा कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब इसमें तो बहुत सारे लोग चकरा जाएंगे कि इसमें सेंट्रल एटम हम लोग कैसे पहचाने। तो देखो I3 माइनस को हम लोग I2 माइनस भी तो लिख सकते हैं जी। 3 आयोडीन है, उसको हम लोग ब्रेक करके I2 माइनस भी तो लिख सकते हैं। बोलो, अब इसमें जो है सेंट्रल एटम हो जाएगा आयोडीन, और ये वाला हो जाएगा साइड एटम। अब इसका तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं उस तरीका से। अब देखो निगेटिव चार्ज जहां भी लगा रहेगा उसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है। जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है, और जहां भी पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को आपको माइनस करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप का मेंबर है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो 7 और 1 जोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज है, 8 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका। आयोडीन के लिए जो है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है। कितना आयोडीन है? 2 है। तो 8 - 2 करेंगे तो यहाँ भी हमें 6 मिला, और 6 का पेयर हमें पता होता है कि कितना बन सकता है? 2। 6 का कितना जोड़ा बनेगा? 2। तो इसका मतलब 3 लोन पेयर है इसके पास। अब तीसरा स्टेप हमें चलना होता है क्या? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे पता करेंगे? अब ये वाला हम लोग देखेंगे कितना यहाँ पर नंबर लगा हुआ है? 2। लोन पेयर कितना है जी? 3। 3 और 2 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यही प्रोसेस जो है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आपको यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन में लोन पेयर भी पूछ सकता है। तो आप इस तरीका से लोन पेयर भी बता सकते हैं कि इस ये जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसमें लोन पेयर क्या होगा। तो लोन पेयर आपको सेंट्रल एटम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे N3 माइनस है, इसको भी हम लोग कैसे ब्रेक कर लेंगे जी? N2 माइनस में। अब N3 माइनस में तो कोई सेंट्रल एटम पहचान आएगा नहीं, तो उसको कैसे ब्रेक कर लेंगे? N2 माइनस में N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक निगेटिव चार्ज है 5 1 6। नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को। कितना नाइट्रोजन है? 2। तो 6 - 6 करेंगे 0, मतलब लोन पेयर इसके पास क्या हो गया? 0 हो गया। क्या करते हैं उसके बाद? सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ते हैं। सिग्मा कितना है जी? ये नंबर आपको सिग्मा बताएगा 2। लोन पेयर कितना है? 0। और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया था क्या होता है? sp। तो N3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन, उसमें सेंट्रल एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो मैंने भर भर के क्वेश्चन जो है आपको करा दिया है ना। और देखो क्वेश्चन, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है HCF4
इसमें बताओ Xc का हाइब्रिडेशन क्या होगा। Xc के लिए क्या करेंगे जी, अब देखो मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ। Xc में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, जिनोन किसका है जी, इनर्ट गैस का मेंबर है, उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, माइनस एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को, तो 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन को, 4 का कितना जोड़ा बनेगा 2, क्या हो जाएगा 2 लोन पेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ देंगे। सिग्मा बॉन्ड यहाँ से पता चल जाएगा 4 + 2 कितना है जी 2, कितना है लोन पेयर कितना है 2, 6 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d2। तो आपसे लोन पेयर भी पूछेगा तो आप इससे लोन पेयर भी बता सकते हैं और हाइब्रिडेशन भी बता सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेगा, हाइब्रिडेशन पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट। अब हाइब्रिडेशन में हम लोग कंसेप्ट सीख गए किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडेशन को निकालते हैं। अब इसी का उपयोग मैं हर जगह करूंगा, चाहे डाइपोल मोमेंट हो, चाहे VSEPR हो, शेप ज्योमेट्री निकालने में हर जगह यूज होगा। अब कुछ आपको ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कटायनिक और एनायनिक पार्ट, कुछ स्पीसीज का आपसे कटायनिक और एनायनिक पार्ट पूछा जा सकता है। तो इस चार्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं इन सब में जितना भी दिया हुआ है उन सब का आपको हाइब्रिडेशन निकाल कर बताता हूं। जैसे PCl5 का कटायनिक पार्ट क्या हो जाएगा जी PCl4- और एनायनिक पार्ट हो जाएगा PCl6-। PBr4 में PBr4+ आपका कटायनिक होगा, अनायनिक हो जाएगा Br-। N2O5 में NO2+ हो जाएगा कटायनिक, NO3- अनायनिक, और XCF6 में जो है आपको जो कटायनिक पार्ट मिलेगा XCF5 होगा। ये भी आपसे पूछ सकता है कि XCF5 का बताओ XCF6 का कटायनिक पार्ट क्या होगा। आपको दोनों ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पर 4 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ना, XCF5+ और अनायनिक पार्ट फ्लोरीन-। अब इन सब का जो है हाइब्रिडेशन बताओ, जो मैंने तरीका बताया था, यहाँ भी रिवाइज आपको हो जाएगा। फॉस्फोरस का तो मैंने बताया था 5 - 5 करेंगे 0 हो जाएगा, पता चला ना किस तरीके से हुआ। अब हम लोग करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को जोड़ देंगे, सिग्मा और लोन पेयर को। सिग्मा में पता चला 5 आया, लोन पेयर 0 आया, 5, इसका हाइब्रिडेशन sp3d। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको, आप लोग जिस तरीका जो मैंने बताया उससे आप निकालिएगा। इसका भी क्या हो जाएगा जी sp3d। इसका अगर देखोगे तो इसमें आपको बॉन्ड बनता है ना N2O5 का। N2O5 का यहाँ पर स्ट्रक्चर से हम लोग निकालते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग यहाँ पर उसका हाइब्रिडेशन बताते हैं। तो हर जगह आपको फॉलो नहीं होगा, इसमें आपसे पूछेगा भी नहीं, है ना। उसके बाद इसका बताओ जी, इसमें देखो एक कटायन आ गया, मतलब 5 होता है, 5 में से एक घट जाएगा, जहाँ भी प्लस चार्ज है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं, तो 4 - 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी लोन पेयर 0, 4 सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आएगा, लोन पेयर कुछ है नहीं, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा sp3d2। मैं सबका लिख दे रहा हूँ, आप उसी तरीके से निकाल लीजिएगा। इसके लिए हो जाएगा आपका फिर से वहीं sp3। इसके लिए आपका हो जाएगा 5 होता है, 5 में से एक जाएगा 4, और इसका 2 होता है, 2 - 2 4 हो जाएगा, तो 0 2, मतलब इसका sp हो जाएगा। इसका आपको पता चल गया, इसका जो है sp2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन। किस तरीके से हो रहा है जी, निकाल लेना जो तरीका मैंने बताया था। अब XCF6 का मैंने बताया आपको क्या होगा कि 6 और 1 7, है ना। देखो XCF6 का जेनोन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन जो है 6 है, फ्लोरीन के लिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1, कितना फ्लोरीन है 6 है, तो 8 - 6 करेंगे तो 2 का लोन पेयर कितना होता है जी 2 का जोड़ा 1 बनेगा, 1 लोन पेयर मतलब इसमें आया। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं हम लोग। सिग्मा कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर जो नंबर है 6 + 1 कितना आया 7, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा जी sp3d2। समझ में आया, sp3d3। 7 के लिए क्या होता है sp3d3।
तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। अब इसका देखो 8 होता है, 1 माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 1 लोन पेयर हो जाएगा, और 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाएगा। और फ्लोरीन में हाइब्रिडेशन जैसा वैसा कुछ चीज़ होगा नहीं। तो ये रहा आपका कटायनिक और एनायनिक पार्ट, लिख लीजिएगा। और मैंने सबका यहाँ पर जितना था उनका हाइब्रिडेशन का भी प्रैक्टिस कराया। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हाइब्रिडेशन का तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। किसी भी स्पीसीज का आपसे हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पूछेगा, अब तो गलती नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि भर भर के मैंने क्वेश्चन कराया है। अब चलो आते हैं VSEPR थ्योरी में, है ना, यहाँ पर USEPR लिख दिया है। तो VSEPR थ्योरी अब हम लोग कंसेप्ट हाइब्रिडेशन वाले में सीखे थे वही कंसेप्ट यहाँ पर आपको यूज होगा। सबसे पहले आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एंड देन बॉन्ड पेयर में। डायरेक्ट आपको दे देगा रिपल्सिव इंटरेक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था, तो ये वाला आपका ऑर्डर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब देखो दो तरीका आपसे पूछता है क्वेश्चन में, या तो ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर बताइए, या फिर शेप बताइए, आकार बताइए। तो आपसे क्वेश्चन में ज्यामिति या फिर संरचना पूछ सकता है किसी मॉलिक्यूल का क्या होगा, या फिर आपसे आकार पूछ सकता है। तो जो हाइब्रिडेशन का ट्रिक मैंने बताया उसमें बिना आकार बनाए, बिना शेप बनाए आप उसके शेप को बता सकते हैं। सिर्फ एक चार्ट को आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो मैंने बताया था कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो हाइब्रिडेशन में जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो उसके लिए हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, बट उसका शेप भी याद रखना है। अब यहाँ से शेप चलेगा, शेप यहाँ पर ज्योमेट्री आपसे पूछेगा तो ये वाला बताना है, शेप का अलग चार्ट आपको देंगे हम, है ना। तो 2 होगा, हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, बट उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा जी, या फिर स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा। 3 रहेगा तो हाइब्रिडेशन तो sp2 हो जाएगा, बट उसका आपको ध्यान रखना है क्या, उसका स्ट्रक्चर ट्रिगोनल प्लेनर होता है। 4 के लिए टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन sp3, 5 के लिए ट्रिगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडेशन sp3d, 6 के लिए ओक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन sp3d2, और 7 के लिए जो है हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3, बट शेप आपको याद रखना है, उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आपसे जो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर जोड़ने के बाद इतना आ रहा है और पूछ रहा है स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये सब बताएंगे। अब देखो शेप पूछेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जोड़ने के बाद आपसे शेप पूछेगा, तो ये चार्ट को ध्यान रखना है। शेप पूछेगा तो 2 बॉन्ड पेयर आएगा और 1 लोन पेयर आएगा। कैसे आएगा, हाइब्रिडेशन में मैंने बताया था, यहाँ भी आपको क्वेश्चन करके हम उसका शेप आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर 0 होगा तो लीनियर, 2 1 होगा तो एंगुलर बेंट या फिर वी शेप्ड, है ना। 2 2 रहेगा तब भी आपका वही हो जाता है, 2 1 में जो होता है एंगुलर बेंट और वी शेप्ड। 3 0 रहेगा तो उसमें भी आपको शेप मिलेगा ट्रिगोनल प्लेनर। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहेगा तो ट्रिगोनल पिरामिडल। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहेगा तो टी शेप। 4 0 रहेगा तो टेट्राहेड्रल, है ना। हिंदी में भी आपको यही शेप दिया रह सकता है, या फिर आपको ये सब हिंदी में दिया रह सकता है, तो हिंदी वाले भी देख लीजिएगा। तो इस चार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मैं साइड हो जा रहा हूं हर स्लाइड के बाद। इसके बाद इस चार्ट को भी आप नोट कर लीजिए, उसके आगे का है, लोग आगे से यहां से लिखेंगे, उसके बाद का चार्ट है ये। 4 1 हो जाएगा C100, 4 2 अगर 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, स्क्वायर प्लेनर। 5 0 ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। 5 1 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल। 6 0 ओक्टाहेड्रल, 6 1 डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल, और 7 0 हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन पर, है ना। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक CF2 को। इसमें आपसे बोलेगा कि इसका हाइब्रिडेशन भी बताओ, शेप भी बताओ। तो मैंने सारा तरीका बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे।
किसका जी? सेंट्रल एटम का निकालते हैं। जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, अब मैंने तरीका बता दिया है, अब मैं डायरेक्ट चलूंगा यहाँ पर। तो 8 - 2 6 का कितना पेयर जी? 3 लोन पेयर। तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हमें पता चल गया कि कितना आया। सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर कितना आया? 3 है, 3 2 5। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता चल गया कि sp3d आया, लेकिन आपसे इसमें लोन पेयर भी पूछ सकता है। तो लोन पेयर कितना आया जी इसका? अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है। पहले लोन पेयर पूछेगा सेंट्रल एटम का, जो भी हम लोग बता रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये सब किसका है जी? सेंट्रल एटम जेनॉन का है। तो लोन पेयर इसका कितना आया? 3 आया। आपसे पूछेगा ज्योमेट्री या फिर इसका संरचना क्या है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के लिए 5 जो होगा उसका क्या हो जाएगा? 5 के लिए आप चार्ट में देखिएगा तो था ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद आपसे तीसरा सवाल इसमें पूछ सकता है कि शेप क्या होगा। तो शेप क्या हो जाएगा जी? 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा? चार्ट में देखोगे तो शेप इसका मिलेगा लीनियर। देखो मैं दिखा रहा हूं, और पीछे थोड़ा सा देखो, 2 बॉन्ड पेयर है और यहां पर छूट गया है नहीं जी, एक जो है चार्ट में मिसिंग है, तो उसको लिख लेना कि बॉन्ड पेयर अगर 2 होगा और लोन पेयर 3 होगा, यहाँ पर 2 2 के बाद 2 3 छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 2 बॉन्ड पेयर रहेगा, 3 लोन पेयर रहेगा, तो शेप उसका लीनियर हो जाता है। शेप उसका कैसा हो जाता है? लीनियर। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि XCF2 में आपसे शेप पूछेगा तो उसका शेप हो जाएगा लीनियर। देखो और क्वेश्चन बनाते हैं इसका, है ना। इसको नोट डाउन कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं साइड हो जा रहा हूं हर स्लाइड के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे I3 प्लस, I3 माइनस हम लोग देख लिया, I3 प्लस देखो, I3 प्लस को क्या लिख सकते हैं? I2 प्लस लिख सकते हैं जी। एक आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, एक निकल गया, 6 - 2। एक आयोडीन 1 को करता है, 2 आयोडीन 2 को शेयर करेगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड कितना है जी? 2 है। लोन पेयर कितना है? 2 है। 2 2 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आपसे क्या क्या पूछेगा? लोन पेयर बताओ सेंट्रल एटम का, कितना आया? 2। इसका ज्योमेट्री बता दो। तो देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन एक बार हम लोग पता कर लिए, उससे ज्योमेट्री, शेप, लोन पेयर बिना स्ट्रक्चर को बनाए पता कर ले रहे हैं। ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर क्या होगा? या फिर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। 4 के लिए क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और इसका शेप आपसे पूछेगा तो चार्ट में देखिएगा, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो शेप हो जाएगा उसका बेंट, एंगुलर या भी शेप्ड। कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिया रह सकता है, बेंट हो गया, एंगुलर हो गया या फिर भी शेप्ड हो गया। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। और क्वेश्चन देखो, और आपको दिया रह सकता है, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने ClF3 का कराया था, ClF3 में आपसे बोलेगा कि बताओ इसका शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एक क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन को, 7 - 3 4, 4 का लोन पेयर कितना बनेगा जी? 4 का कितना जोड़ा? 2, तो 2 लोन पेयर हो गया। अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड यहाँ से पता चलेगा जो लगा हुआ है 3, लोन पेयर कितना आया? 2, 3 2 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब यहाँ से हमसे कोई भी कुछ भी पूछ ले, शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर सब बताएंगे। क्या क्या पूछ सकता है जी? लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। लोन पेयर किसका पूछता है? सेंट्रल एटम का। कितना आया? 2।
आपसे बॉन्ड पेयर भी पूछ सकता है, बॉन्ड पेयर बताइए। तो बॉन्ड पेयर कितना आया? 3 आया। स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा, स्ट्रक्चर 5 के लिए स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनल, बाइपिरामिडल। और 3 और 2, 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, उसका शेप जो है आप चार्ट में देखिएगा तो आपको शेप जो है मिलेगा टी शेप। टी शेप का जो है ClF3 होता है ना। तो ये सब आपसे पूछ सकता है, आप बिना डायग्राम बनाए ये सब आप बता सकते हैं। इस तरीके का होता है ना TFG, तो यहाँ पर F और यहाँ पर Cl, इस तरीके का आपको शेप आ जाएगा। तो आपको शेप बनाने का भी जरूरत नहीं है, आपको एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गया, आप वहाँ से शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब बता सकते हैं। तो मैंने भर भर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है। और भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो और भी आप कर सकते हैं, जैसे XCO3 का बताओ क्या हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि इसका बताओ तुम लोग, शेप बताओ, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बताओ, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखो Xc में किसका एलिमेंट है जी? इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस का है ना, एटम है, तो इनर्ट गैस के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद क्या करेंगे? शेयरिंग एटम्स, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कितना ऑक्सीजन है? 3 है। 8 - 6 करेंगे, 2 हो जाएगा। 2 का कितना जोड़ा? 1, मतलब लोन पेयर पता चल गया कि 1 आया। अब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हम लोग जोड़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे पता चलेगा? जो यहाँ पर लगा हुआ है सिग्मा बॉन्ड बताएगा। 3 हो जाएगा। लोन पेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी लोन पेयर इसका? 1। 3 और 1 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ दे, सबसे पहले बताओ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है 3 हो जाएगा। पाई बॉन्ड बताओ कितना आया? पाई बॉन्ड नहीं, लोन पेयर बताओ कितना आया? लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम के पास? 1 है। ज्योमेट्री या फिर इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा XCO3 का? तो हम लोग पता चला कि 3 1 4, 4 आने पर ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है जी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो जाएगा। शेप आपसे पूछ देगा, तो शेप क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो शेप चार्ट में देखिएगा तो आपको मिलेगा ट्रिगोनल पायरामिडल। ट्रिगोनल पायरामिडल है ना जी, बाई पिरामिडल नहीं कर बोल देना, बाई पिरामिडल होता है 5 जब बॉन्ड पेयर रहता है, 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जोड़ने के बाद तो ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होता है। बट 3 और 1 का केस रहता है तो उस कंडीशन में शेप आपको ट्रिगोनल पिरामिडल मिलेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन VSEPR का। आपसे शेप, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कुछ भी पूछेगा, कैसा भी स्ट्रक्चर आपको दे दे, जैसे आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बना सकते हैं खुद से, जैसे N3- का बना लेना, I3- का बना लो, XCF4 का बना लो, जो कि डायरेक्ट आपसे पूछता है। इन सब का जो है ना खुद से प्रैक्टिस करना, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। उसके बाद आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें, NO3- का बता दो। तो इन सब का प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डाइपोल मोमेंट्स में। अभी तक हम लोगों ने फाजान्स रूल देखा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा, VSEPR देखा, और चौथा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 5वां डाइपोल मोमेंट्स है ना जी। हाइब्रिडाइजेशन देखा, तो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। 5वां जो है डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट M नहीं होता है जी, इसका साइन क्या होता है? म्यू होता है। M के जगह पे आप म्यू लिख लीजिएगा, है ना। तो देखो अगर जो है डाइपोल मोमेंट म्यू जिसका साइन होता है, डाइपोल मोमेंट का साइन क्या होता है? म्यू। तो अगर म्यू जो है 0 आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। आपको दिया रहेगा, बताओ इसमें कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया रहेगा, बताओ पोलर है कि नॉन पोलर है।
आपको चेक करना है कि डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। इसका मतलब वो परमानेंट डाइपोल को बता रहा है। डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो वो पोलर हो जाएगा। यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया, इसको काट लेना। अगर डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है तो वो पोलर हो जाएगा, वो परमानेंट डाइपोल को शो करेगा। आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, या फिर कौन सा जो है परमानेंट डाइपोल को बता रहा है। तो डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे जिसका 0 नहीं आएगा। कैसे चेक करेंगे, इसका भी तरीका है ना, इसको ध्यान रखना। इसमें जितना भी दिया हुआ है उन सब का डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब वो कैसा है, नॉन पोलर है। इसके अलावा जो भी आपको मिलेगा वो सब क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का तरीका यूज करना है बाबू। जैसे BaCl2 में बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा, लोन पेयर 0। तो जहां भी लोन पेयर आपको 0 मिलेगा, जहां भी आपको लोन पेयर 0 मिलेगा, बॉन्ड पेयर कुछ भी आ रहा है, लोन पेयर 0 मिलेगा, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा और वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। समझ में आया। और 2 स्पेशल केस है, बॉन्ड पेयर अगर 2 होगा, लोन पेयर 3 होगा, तो इसका शेप भी आप याद रख सकते हैं जो मैंने बताया था, शेप हो जाता है लीनियर। लीनियर शेप होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 हो जाता है, मतलब ये नॉन पोलर के कंडीशन में आता है। उसके बाद HCF2 का मतलब 4 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा, उसका भी केस आपको मिलेगा। तो उसमें भी शेप आपको चार्ट में देखिएगा तो शेप हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 और ये भी नॉन पोलर का केस हो जाता है। तो जो हम लोग क्वेश्चन पीछे प्रैक्टिस किए, अब उसमें आप चेक कीजिएगा कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो इसमें भी आप चेक कर लीजिए। बेरिलियम के पास कितना होता है जी, 2 होता है, 2 - 2 करेंगे 0, लोन पेयर कितना है या 0, इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर है। इसमें भी चेक कीजिएगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, कोई भी लोन पेयर सब में नहीं आ रहा है। इसमें चेक कीजिएगा तो 5 - 5 0, इसमें भी चेक कीजिएगा तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0, कहीं भी लोन पेयर नहीं आ रहा है। इसमें भी 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों को चेक कीजिए जो मैंने बताया था, I3- और HCF2, ये 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का केस है। तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है या फिर आप निकाल भी सकते हैं। तो देखो जैसे I3- का बोल रहा है, I3 को हम लोग क्या करेंगे, I2- में ब्रेक कर लेंगे। एक आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना है 8, 8 - 2 6, लोन पेयर कितना आया 3। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस हम लोग क्या करते थे, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से पता चल गया 2, लोन पेयर पता चला कितना आया 3, 3 2 का केस आ गया ना, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएगा। वैसे ही आप सबको चेक कर लीजिए। HCF4 को चेक कीजिएगा तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर आएगा और 2 लोन पेयर आएगा, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, नॉन पोलर का केस हो जाएगा। और इसके अलावा इतना अगर आपको पता चल गया तो इसके अलावा जो भी है वो सारा पोलर मॉलिक्यूल या फिर परमानेंट डाइपोल को शो करेगा। मतलब हम लोग नॉन पोलर को पता कर लिए तो हमें पोलर नॉन पोलर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जितना मैंने क्वेश्चन कराया उन सब में आप चेक कीजिएगा कौन पोलर है नॉन पोलर है, क्योंकि सब जगह वही क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो डाइपोल मोमेंट्स का, कि डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट का लो इलेक्ट्रोनिगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह होता है। मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चार्ट बताया था जी, कैसे याद करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 से शुरू करो, सब में 0.5 जोड़ते चलो। इसका 1 हो जाएगा लिथियम का, बेरिलियम का 1.5, बोरोन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। और इसीलिए फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में। समझ में आया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखना है। और लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरह हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है एक अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। अब ये सब कुछ फॉर्मूले एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है कि NH3 और NF3 में किसका होता है, तो
NH3 का होता है, NF3 का नहीं होता है जी। इसको आप स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो। देखो NHHH, यहाँ पर एक लोन पेयर है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना जी। एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2 इधर आ गया। अब देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? नाइट्रोजन का जो है आप देख रहे हैं कि 3 होता है, जबकि हाइड्रोजन का मैंने बताया था HP, हाइड्रोजन और फोस्फोरस का 2.1 के होता है करीब। तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा लो से हाई, इसका भी इधर से इधर हो जाएगा और इसका भी इधर से इधर हो जाएगा। और ये जो लोन पेयर होगा इससे भी आपको डायरेक्शन इधर ही मिलेगा। तो सारा जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें कोई काउंटर उसको काटने वाला फोर्स नहीं है ना जी। काटने वाला कोई भी ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जो कि इस साइड आ रहा है, सारा उसी साइड जा रहा है। जबकि NF3 में अगर हम लोग देखेंगे, NF3 में अगर हम लोग चेक करेंगे तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा। और हम लोग पता है कि कहाँ से चलते हैं डायरेक्शन जी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। इधर से इधर चलेगा, ये इधर से इधर इसका डायरेक्शन हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा। तो देखिए 3 गो डायरेक्शन जो है, ये वाला और इधर, ये इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, जबकि इसमें सारा जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो सारा को आप उस कंसेप्ट से नहीं बता सकते हैं, कुछ को आपको डायग्राम से भी समझना होगा, जिसमें से ये फेमस एग्जांपल है कि अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट की NF3 का। तो हम लोग पता चला कि अमोनिया का सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है वेक्टर, जबकि इसका कुछ इधर जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ घट जाएगा। उसके बाद CH3Cl और CH3F में जो है ये NCERT का है, ध्यान रखिएगा, CH3Cl का ज़्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी याद रखिएगा, CH3Cl का सबसे ज़्यादा, फिर CH2Cl2 का, फिर CH3 का, फिर CCl4 का। और CCl4 का डाइपोल मोमेंट एकदम 0 हो जाता है, ये नॉन पोलर हो जाता है। इस तरीके से बनता है CCl4। तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो सारा कट जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो ये सब ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूनिट आपसे पूछ सकता है कि यूनिट बताओ डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, तो डे बाई। और एक डे बाई में कितना होता है? 3.33 × 10⁻³ कूलम मीटर। इसको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने मैराथन में भी कराया था। तो ये चार्ट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो MOT, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम लोग क्या करेंगे? MOT को पढ़ेंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो इसमें 2 केस होता है, केस 1 और केस 2। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है मॉलिक्यूल में 8 है, 8 और 20 के बीच में है, 8 और 20 के बीच में है, तो आपको 14 का याद रखना है। 14 का सिर्फ याद रखना है कि 3 होता है। आप आगे बढ़िए और पीछे बढ़िए, 0.5 को माइनस करते चले जाइए। ये सारा कंसेप्ट मैं बता चुका हूं, यहां भी आप एक बार देख लीजिए उसको। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और 20 के बीच में होगा तो 14 का आपको ध्यान रखना है कि 3 होता है। बाकी आप आगे चलिए, पीछे चलिए। जैसे मान लो 16 का निकालना है, कितना स्टेप पीछे चले जी? 15 में 15 चले तो 0.5 माइनस करेंगे, तो 3 में से 0.5 को माइनस किए 2.5, फिर 0.5 को माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा 2। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे और फिर उसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे। ये बॉन्ड ऑर्डर बताने का तरीका है। दूसरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम होगी तो क्या हो जाएगा जी? उसमें बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। समझ में आया? तो इन 2 केस को लिख लेना। अब मैं इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। जैसे देखो केस 1 वाला, अगर इलेक्ट्रॉन्स जैसे मान लो N2 है हमारे पास, N2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है?
नाइट्रोजन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कितना नाइट्रोजन है 2 है, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर बताया था, डायरेक्ट आपको निकालने का जरूरत नहीं है, याद रखना 3 होता है। जैसे दूसरा देखो O2 माइनस, सबसे पहला काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। माइनस करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 और 1 17 हो जाएगा। तो 17 के लिए बता दो क्या हो जाएगा। 14 के लिए अगर 3 है तो 15 के लिए 16, 17, 18 है ना। इधर भी आप चल सकते हैं 13, 12, 11, इन सब का बताओ क्या होगा। 0.5 जो है माइनस करना रहता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है ना। तो देखो 14 का हमें पता है कि 3 हो जाता है, उसके बाद हम लोग सबका बता देंगे। इसका 14 आएगा तो 2.5 हो जाएगा, 16 है तो 2 हो जाएगा, 17 है जो है तो 1.5 हो जाएगा, 18 के लिए 1 हो जाएगा। फिर इधर चलेंगे तो इधर भी माइनस करेंगे, 14 से इधर जाओ या 14 से इधर जाओ, 0.5 को माइनस करते चले जाना है। इसका भी 2.5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इसका 1.5। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे। आपको ऑर्डर दे देगा कि बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, अरेंज करो। जैसे O2 माइनस का है ना, O2 माइनस 2 दे देगा, O2 माइनस दे देगा, O2 दे देगा, O2 प्लस दे देगा। आपसे पूछेगा कि इसको बॉन्ड ऑर्डर के सीक्वेंस में अरेंज करो, तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना जी। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। इसमें कितना है 8 दूनी 16, 2 18, निगेटिव है तो जुड़ जाता है, पॉजिटिव है तो घट जाता है। इसमें कितना है 17, इसमें कितना है 16, इसमें कितना है जी 8 दूनी 16 और 1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से घट गया। अब बता दो 14 का पता है तो 15 का हो जाएगा, 0.5 माइनस कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसका 16 का क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, 17 का 1.5 हो जाएगा, 14 का आपको पता चल गया या उसको रट लिया कि 3 होता है। आगे बढ़ो 14 से 15, 16, 17 या फिर पीछे बढ़िए 13, 12, 10, 0.5 को माइनस करते चले जाना है। 18 के लिए 1 हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इसमें आपको अरेंज करने के लिए देगा। तो कैसे अरेंज करेंगे इसको, सबसे ज़्यादा किसका है O2 प्लस का, फिर किसका है O2 का, फिर O2 माइनस एंड देन O2 माइनस 2। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो है 14 से पहले इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, 8 और 20 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वाला कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब दूसरा देखो, दूसरा केस जो था, अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हो, इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 से कम हो, तो उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, बाबा बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझो इसको, जैसे H2 हो गया, H2 प्लस हो गया, H2 माइनस हो गया, इन सब का आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा। कैसे बताएंगे जी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, इसमें कितना है, एक हाइड्रोजन में 1 तो 2 हाइड्रोजन में 2, इसमें कितना है जी 2 है, 1 निकल गया 1 हो जाएगा, 2 एक निगेटिव चार्ज आ गया तो जुड़ा जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन सब का बाबा बनाओ, BA और इसमें पुट करते चले जाओ। एक ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाता है। और ये बाबा क्या है जी, B जो है आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, B क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और A जो है ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। तो इन दोनों को भर दिए, इन सब में कुछ नहीं भराया, खाली ही रह गया, है ना। 0 नहीं लिखेंगे, उसको खाली है इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। इसको पुट करो, सिर्फ यहीं वाला पुट होगा, बाकी सब खाली रह जाएगा। 3 को पुट करो, 2 इसमें आ जाएगा, 1 इसमें आ जाएगा। बाबा हम लोग लिख लेंगे कि किसमें बॉन्डिंग में जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में, ताकि बॉन्ड ऑर्डर निकालना आसान हो।
अब यहाँ भी देखेंगे बी ए, है ना। अब देखो बताओ बॉन्ड ऑर्डर, अगर जो है 8 से कम आता है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको चार्ट में भी दिया होगा, वहां से आप भी देख सकते हैं। अब इन सब का जो है बॉन्ड ऑर्डर बताओ। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है। एंटी बॉन्डिंग कुछ नहीं है जी, सब खाली है एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 × 2 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, इसका 1 आया। अब इसका चेक करो, बॉन्डिंग कितना है 1, एंटी बॉन्डिंग कितना है 0/2, 1/2 मतलब 0.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आया 0.5, इसका 1 आया, इसका 0.5 आया। इसका चेक कर लो, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है जी, ये जो है बॉन्डिंग है बी वाला और ए वाला है एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग है 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 1, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 2, 1/2 मतलब इसका भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया। तो ये है 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए तरीका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बाबा बना लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और 8 से ज़्यादा वाला में क्या करना है, बस 14 का याद रखना है कि 3 होता है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो अब इन सबको भी आप लिख लीजिएगा, है ना। इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके से बना, ताकि आप रिवाइज करने में आपके लिए आसानी हो। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। डायरेक्ट पूछता है बॉन्ड ऑर्डर, एक बार निकालने आपने सीख गया तो आपसे स्टेबिलिटी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है ना, बॉन्ड एनर्जी पूछ सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का, जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। और अगर 2 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आ रहा है, क्या करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि बाबा बना के या फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख कर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल में जा रहा है तो वही स्टेबल होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है तो। दूसरा देखो, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। तीसरा देखो, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। तो एक बार आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए, आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड और है ना बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर तरीका बता दिया है किस तरीके से निकालते हैं। और ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अब आपसे पूछ सकता है कि वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, किस तरीके से गिनते हैं मैंने बताया। गिनने के बाद अगर ऑड आया तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और अगर इवन आया तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट 10 और 16। जैसे O2 हो गया, O2 में इलेक्ट्रॉन कितना है 16 है ना जी, 8 दूनी 16। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोलेंगे कि ये तो सर इवन आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। ये सब 10 और 16 वाले क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। ये डायामैग्नेटिक ना होके ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है O2। और 10 वाले जैसे B2 हो गया, B2 में भी कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी डायामैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये 2 आपको एक्सेप्शन याद रखना है, ये भी क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा जी। B2 और O2 जो है वो भी आपको पैरामैग्नेटिक ही मिलेगा। तो इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट्स भी बना सकते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको बॉन्ड ऑर्डर से देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका आपको स्ट्रक्चर दे देगा, वहां से आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड बाई सिग्मा। जैसे ये SO4 है,
SO4 2- है ये। आपको पूछ देगा SO4 2- में बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना है, स्ट्रक्चर से बता देंगे हम लोग। स्ट्रक्चर में हमको पता चल गया, यह है कार्बोनेट CO3 2-। स्ट्रक्चर से हम लोग पता कर लेंगे। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना जी। तो कुछ कुछ का हम लोग स्ट्रक्चर से पता करते हैं। स्ट्रक्चर से पता करने के लिए फॉर्मूला सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड बाई सिग्मा। मैंने बताया था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स दो है बॉन्ड तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा एक पाई हो जाएगा। ये सब तो सिग्मा ही है। इसमें भी चेक करो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। अब फार्मूला में पुट करते हैं इसके लिए देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो सिग्मा कितना हो रहा है जी, 1 2 3 4। पाई कितना हो रहा है, 2। बाई क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 2 6/4 करेंगे तो हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आया। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला याद कर लिए, स्ट्रक्चर बना लिए, उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड को जोड़ के बाई सिग्मा कर लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल जाएगा, है ना। दूसरे वाला देखो, इसमें भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कार्बोनेट के लिए। अब कितना सिग्मा है जी, 1 2 3 सिग्मा। पाई कितना हमें मिला, पाई यहाँ से पर सिर्फ एक पाई है, एक। सिग्मा कितना है 3, तो 4/3 करेंगे तो ये 1.3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर का भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक जो फॉर्मल चार्ज है। एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मल चार्ज का डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, उसके बाद हम लोग पुट करके समझेंगे। देखो फॉर्मल चार्ज पूछ सकता है एटम का स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर आपको दे देगा। इसका फेमस स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ओजोन का, एनसीईआरटी में, उसको आपको देखना है ना। एक बार अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाइए, किसी का भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर। तो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उन सबको आपको करा दिया। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं जी, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम्स। ये क्या है, ये सब आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, है ना। सिर्फ फार्मूला आपको नहीं बताया जा रहा है, उसको मैं पुट करके उसका एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ। तो फार्मूला सबसे पहले तो पता होना चाहिए फॉर्मल चार्ज का। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखेंगे फ्री एटम्स में, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर नहीं, लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस करते हैं। फिर क्या माइनस करते हैं जी, यह साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पर इसी में है ये। उसके बाद माइनस करेंगे 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका देखो एग्जाम्पल, है ना, इसको लिख लेना कॉपी में, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। अब देखो इसका पुट करके मैं बता रहा हूँ ओजोन के लिए। हिंदी वाले अपने हिंदी में लिख लीजिएगा, है ना। देखो अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ और इसको 3 बोल रहा हूँ, सबके लिए फॉर्मल चार्ज हम निकाल के आपको दिखाते हैं। 1 के लिए अगर हमको निकालना है, जैसे 1 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर देखो पेन का कलर चेंज ही नहीं हो रहा है ना जी, कोई बात नहीं, हमको समझने से मतलब है। सबसे पहले क्या चाहिए फॉर्मल चार्ज के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम्स। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जब कुछ नहीं, चार्ज वार्ज कुछ नहीं हो इस पे, 6। क्या करेंगे, 6 करेंगे। उसके बाद क्या कहा था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है। इसके पास कितना लोन पेयर है, 1 2 3 4 लोन पेयर है, माइनस कर दिए। उसके बाद हाफ, उसके बाद हाफ इंटू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है ना। उसके बाद हाफ इंटू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी, ये सब, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड जो है आपको ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 2। कितना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, 4। अब यहाँ से 2 से कटाइए 4, तो 6 - 4 माइनस हो जाएगा 2, तो 6 - 6 0।
मतलब पहले वाले का पता चला कि फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0। दूसरे वाले का देखो, यहाँ पर दूसरे वाले का कैसे निकालेंगे, तीसरे वाले का आप खुद निकालिएगा, मैं 2 बता दे रहा हूँ। क्या चाहिए हमें फॉर्मल चार्ज के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम्स। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं देखेंगे, लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना है 1 2 है, माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हाफ करना है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितना बॉन्ड बना रहा है ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हम लोग देखें कि 2 बॉन्ड बनाया, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये तो बना ही रहा है, ये सब साथ में ये भी बना रहा है, मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 2 3 6, 6 -2 -3 मतलब 6 -5 +1 इसका फॉर्मल चार्ज आया। और तीसरा का आप जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप तीसरा को भी निकाल लीजिएगा। तो ये रहा आपका धमाकेदार 1 शॉट केमिकल बॉन्डिंग का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से देखिए, इसका नोट्स बनाइए और उसको बार बार देखिए। इससे बाहर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का नहीं आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इससे हर साल 10-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना जी। तो ये रहा आपका केमिकल बॉन्डिंग। मिलते हैं अगले 1 शॉट में। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।